नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट 4.9 बिलियन डॉलर पर पहुंचा। जीएसटी में कटौती कर राहत देने की तैयारी और हवाई यात्रा होगी आसान और सस्ती। भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 2025-26 की अप्रैल-मई की अवधि में सालाना आधार पर 7.38% बढ़कर 4.9 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। देश के फार्मा सेक्टर का बढ़ता हुआ निर्यात दिखाता है कि इंडस्ट्री के उत्पादों की ग्लोबल लेवल पर मांग बढ़ रही है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार ये वृद्धि स्थायी मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस में विस्तार और डिजिटल इनोवेशंस पर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स के कारण आई है। ये प्रयास भारत की फार्मा इंडस्ट्री के लिए $1 ट्रिलियन के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। भारत के फार्मा निर्यात में मई में ड्रग फॉर्मुलेशंस और बायो प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 75.74% रही है। फार्मेक्सिल के चेयरमैन नमित जोशी ने कहा कि भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है और निर्यात श्रेणी में ड्रग फॉर्मुलेशंस और बायो प्रोडक्ट्स का वर्चस्व बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हम इस वृद्धि का श्रेय बढ़ती ग्लोबल डिमांड, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, रणनीतिक साझेदारियों और आर्थिक स्थिरता को देते हैं। मई के महीने में बल्क ड्रग्स और ड्रग इंटरमीडिएट के निर्यात में 4.40% का इजाफा हुआ है। वैक्सीन का एक्सपोर्ट 13.64% बढ़कर $190.13 मिलियन तक पहुंच गया है। सर्जिकल प्रोडक्ट्स और आयुष और हर्बल प्रोडक्ट्स के निर्यात में भी 8.58 और 7.36% की बढ़ोतरी हुई है। फॉर्मेक्सिल के अनुसार भारत में लगभग 76% फार्मा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता क्षेत्र, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। चीन ने न सिर्फ अपने कुछ नागरिकों को भारतीय फैक्ट्रियों से वापस बुलाने का आदेश दिया है, बल्कि भारत को ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के निर्माण में उपयोग होने वाले रेयर अर्थ यानी मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। सूत्रों का कहना है कि चीन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में ट्रांसफर करने के बाद फॉक्सकॉन भारी दबाव में है। ताइवान की इस कंपनी ने तमिलनाडु और कर्नाटक के अपनी फैक्ट्रीज में सैकड़ों चीनी इंजीनियरों को भर्ती किया था। अब चीन उसके निर्माण पर संकट पैदा करने के लिए अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है। चीन ने अगर अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को वापस बुलाया तो भारत में आईफोन के निर्माण पर बड़ा संकट पैदा हो सकता है। हालांकि भारतीय इकाइयों में काम कर रहे चीनी नागरिकों की संख्या 1% से भी कम है, लेकिन उत्पादन और गुणवत्ता के मामले में इनकी बड़ी भूमिका रहती है। टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े और जूते जैसे आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स जल्दी ही सस्ते हो सकते हैं। इस साल की शुरुआत में इनकम टैक्स में कई रियायतें देने के बाद केंद्र सरकार अब मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में कटौती करके राहत देने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 12% जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से खत्म करने या अभी 12% टैक्स वाले आइटम्स को 5% के स्लैब में ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस रीस्ट्रक्चरिंग यानी बदलाव से मिडिल क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स सस्ते हो सकते हैं। सरकार इजी टू कंप्लाई यानी आसान जीएसटी पर भी विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस कदम से सरकार पर 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार ये शुरुआती असर झेलने के लिए तैयार है। इससे खपत में बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र का मानना है कि कम कीमतों से बिक्री बढ़ेगी, जिससे टैक्स बेस बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक इंटरव्यू में जीएसटी रेट्स में संभावित बदलावों का संकेत देते हुए कहा था कि सरकार जरूरी वस्तुओं पर मिडिल क्लास को राहत देने पर विचार कर रही है। आने वाले दिनों में शायद हवाई जहाज से सफर करना उतना ही आसान हो सकता है जितना किसी बस में चढ़ना।
हवाई यात्रा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर किसी के लिए हर जगह उपलब्ध होगी। एविएशन स्टार्टअप एलिटी एरोस्पेस कुछ ऐसा ही भारत में करना चाहती है, जिसमें जोमेटो के को-फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने इन्वेस्ट किया है। एलिटी एरोस्पेस की को-फाउंडर सुरभि दास ने दीपेंद्र के निवेश की जानकारी एक लिंक्डइन पोस्ट में दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिटी एरोस्पेस ने अब तक करीब $50 मिलियन यानी 417 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। इसमें से $20 मिलियन यानी करीब 167 करोड़ रुपए दीपेंद्र गोयल ने खुद लगाए हैं। इस स्टार्टअप का मकसद हवाई यात्रा को आसान और सस्ता बनाना है। ये एविएशन स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों को हवाई यात्रा से जोड़ेगा। सुरभि ने अपनी लिंक्डइन पोस्ट में लिखा, जब हम जोमेटो के लिए पूरे भारत में उड़ान भर रहे थे, तब हम बार बार एक ही सवाल पर अटक जाते थे। भारत में रीजनल एयर ट्रेवल इतना मुश्किल, महंगा और कम क्यों है? भारत में 450 से ज्यादा एयर स्ट्रिप्स हैं, लेकिन सिर्फ 150 पर ही कमर्शियल उड़ानें चलती हैं। यानी देश की 2/3 एविएशन क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में रहने वाले लाखों लोग सड़क या ट्रेन से घंटों, कभी तो दिन भर का सफर करते हैं, क्योंकि उनके लिए सस्ती और बार बार चलने वाली फ्लाइट्स उपलब्ध ही नहीं है। एलिटी एरोस्पेस का मिशन इन छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। एसबीआई अब आरकॉम के पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी का नाम आरबीआई को रिपोर्ट करने की तैयारी भी कर रहा है। इससे टेलीकॉम कंपनी के फाइनेंशियल पर नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। एसबीआई ने आरकॉम को एक पत्र भेजकर कहा कि उसकी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने कंपनी के लोन अकाउंट को फर्जी करार दिया है। फॉरेंसिक ऑडिट और कई नोटिसों के बाद बैंक ने पाया कि कंपनी ने फंड का दुरुपयोग किया। आरोप है कि आरकॉम ने लोन के पैसों को रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और ग्रुप की दूसरी कंपनियों की ओर डाइवर्ट कर दिया। साथ ही लोन की शर्तों का उल्लंघन भी किया। इसके चलते एसबीआई अब आरकॉम के लोन अकाउंट और अनिल अंबानी का नाम आरबीआई को भेजने का प्रोसेस शुरू कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब आरकॉम पर इस तरह के आरोप लगे हैं। केनरा बैंक ने भी आरकॉम के अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। ओला, उबर और रैपिडो अब पीक आवर्स में दुगना किराया भी वसूल कर सकती हैं। केंद्र सरकार ने इस बारे में गाइडलाइंस जारी करके ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज को ऐसा करने की मंजूरी दी है। हालांकि देश भर में इस निर्णय का विरोध हो रहा है। पहले ये बेस रेट 1.5 गुना था। वहीं गैर पीक आवर चार्ज बेस किराए में 50% से कम नहीं था। केंद्र सरकार ने राज्यों को 3 महीने के भीतर नए दिशा निर्देशों को अपनाने की सलाह दी है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ट्रैफिक बढ़ने के दौरान यूजर पर बोझ न पड़े। इसके साथ ही कैब एग्रीगेटर भारी छूट देकर प्रतिस्पर्धा कम न करें। ऐप पर यात्रा स्वीकार करने के बाद अगर ड्राइवर बुकिंग रद्द करता है और इसका वाजिब कारण भी नहीं बताता है, तो किराए का 10% जुर्माना लगाया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 100 रुपये होगी। इस तरह का जुर्माना ड्राइवर और एग्रीगेटर के बीच बांटा जाएगा। इसी तरह जब कोई यात्री ऐप पर बुकिंग रद्द करता है, तो उससे भी इसी तरह का शुल्क लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि कैब एग्रीगेटर के साथ अपनी कार के साथ ऑनबोर्ड किए गए ड्राइवर को किराए का कम से कम 80% हिस्सा मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केशवन रामचंद्रन को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले रामचंद्रन आरबीआई के जोखिम निगरानी विभाग में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक थे। कार्यकारी निदेशक के रूप में रामचंद्रन केंद्रीय बैंक के विनियमन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नियोक्ता और कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने की योजना SPREE 2025 को मंजूरी दे दी है। SPREE 2025 का उद्देश्य एम्प्लॉयर्स को अपने वर्कफोर्स को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिक से अधिक श्रमिक, विशेष रूप से संविदा क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों तक ESI अधिनियम के तहत जरूरी स्वास्थ्य और सामाजिक लाभों को पहुंचाना है। घरेलू उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण 2022-23 और 23-24 के अनुसार देश में 2009-10 से 2023-24 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी सेवन में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। देश में प्रोटीन के लिए अनाज पर निर्भरता भी कम हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में
पोषण आहार सेवन शीर्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2009-10 से ग्रामीण और शहरी भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रोटीन सेवन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये एक अच्छा संकेत है। भारत अब खिलौनों का आयात करने की बजाय निर्यात कर रहा है। छोटा भीम से लेकर मोटू पतलू तक इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। भारत में बने खिलौनों की क्वालिटी दुनिया भर के मानकों से बेहतर है। 16 साल तक के बच्चों के खिलौने बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के विदेशी बाजारों में पहुंचने से काफ़ी उत्साहित हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS मुंबई के वैज्ञानिक और निदेशक अद्भुत सिंह ने कहा कि BIS मानकों ने घरेलू और ग्लोबल दोनों बाजारों में इंडियन टॉयज की बिक्री बढ़ाने में सहायता की है। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक हमारी मौसम की स्थितियों और दूसरी घरेलू ज़रूरतों के अनुसार बनाए गए हैं। GTRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत से खिलौनों का निर्यात 2023-24 में मामूली रूप से घटकर 15.23 करोड़ अमेरिकी डॉलर रह गया, जो पिछले साल 15.38 करोड़ डॉलर था। भारत में 1640 BIS प्रमाणित खिलौना उद्योग हैं, जिनमें से 1165 लाइसेंस गैर इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों और 475 लाइसेंस इलेक्ट्रिक खिलौनों के लिए दिए गए हैं। ये थी कॉरपोरेट जगत की आज की अहम खबरें। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.